ठीक है दोस्तों। दरअसल मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई साथियों, आप जानते हैं मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ 6 महीने पहले तक पॉलिन हैंसन सर्वेक्षणों में कहीं नहीं थी। वह लेबर पार्टी के थे, फिर भी सर्वेक्षणों में आगे चल रहे थे। भले ही उनके साथी लेबर राजनेता यूके में कीर स्टारमर, उनकी रैंकिंग तो सत्ता में आने के बाद से ही काफी गिर गई है। सत्ता में आते ही साउथ पोर्ट की घटना हुई और उन्होंने तानाशाह व वामपंथी पागल की तरह प्रतिक्रिया दी। तब से वे राजनीतिक अस्तित्व बचाने को संघर्षरत हैं। लेकिन इसके विपरीत मेरी हैरानी और निराशा के बावजूद एंथनी अल्बनीजी अभी भी काफी हद तक लोकप्रियता का आनंद ले रहे थे। मैं कहूँगा कोई और राजनेता ऐसा नहीं था। उन्होंने सूसन ले को बर्बाद किया और उनकी जगह किसी और को लाया। असल में नहीं, फिर से शुरू करें। उन्होंने अकेले ही पीटर डटन को बर्बाद कर दिया। भले ही मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उनका समर्थन कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। वो सबसे खराब रहेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे खराब प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो उन्होंने पीटर डटन को बर्बाद किया और फिर सूसन ले को भी बर्बाद कर दिया, और अब एंगस टेलर भी उन्हें हटाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीनों में पॉलिन हैंसन ने काफी लोकप्रियता पाई है और इसके पीछे वाजिब वजह है। इसे देखिए, अब नया सर्वे आया है जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया की पसंदीदा प्रधानमंत्री बनी हैं। 33%। ये पहली बार हुआ है। और ये है एंगस टेलर, जो हमारी पारंपरिक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, जिसे कोएलिशन कहा जाता है। 16%। एंथनी एल्बनीजी अभी भी मेरी पसंद के हिसाब से 29 हैं। सच में मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि बहुत बेवकूफ़ी भी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कीर स्टारमर या एंथनी अल्बनीजी माहौल क्यों नहीं समझते और कम से कम इतना तो दिखाएं कि वे भी मौजूद हैं। हम जनता की सुन रहे हैं और कुछ करने वाले हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रमुख सर्वे, जिनमें मेलबर्न इंस्टीट्यूट और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टडीज भी शामिल हैं, लगातार ये दिखाती हैं कि 53% से लेकर लगभग 60% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि मौजूदा प्रवासन स्तर बहुत ज्यादा है। तो ये बात सबको पता है, बिल्कुल यूके की तरह। यहाँ भी सभी राजनेता लगातार कह रहे हैं कि हम प्रवासन की संख्या कम करेंगे। एंथनी एल्बनीजी 2022 से सत्ता में हैं। 4 साल हो गए हैं। हर साल पिछले साल से भी बुरा रहा है। वो लोगों को लाते हैं और जनता व आपकी समझदारी का अपमान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई जनता से भी नफरत करते हैं। एक तरफ वो संख्या कम करने का वादा करते हैं, दूसरी तरफ लगातार इन्हें लाते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं, देखिए, यूके में भी वो कहते थे कि हमें नर्सों की जरूरत है, हमें डॉक्टरों और इंजीनियरों की जरूरत है, इसी वजह से हमें प्रवासियों की जरूरत है। अगर आप एनएचएस को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यह ब्रिटिश जनता की सबसे कमजोर कड़ी है, कोई भी इसे खोना नहीं चाहता, तो वो कहते हैं, चुप रहो। अगर आप एनएचएस को बचाना चाहते हैं तो हमें इन सब लोगों को आने दो। यही उनकी रणनीति है। कोई विषय ढूंढो, आपको भ्रमित करो, आपको अपराध बोध महसूस कराओ और फिर इन आंकड़ों को सही ठहराओ। इसके बदले वे कम कुशल श्रमिक लाते हैं, भले ही वे एक नर्स भी लाएं। वो उसके साथ साथ 5 या 6 और आश्रितों को भी लाते हैं जो कल्याण प्रणाली पर चले जाते हैं। वे कल्याण प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं और उन्होंने यूके में भी ऐसा ही किया, और वे आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि वे वही रणनीति यहाँ भी अपना रहे हैं। प्लेबुक वही है। ऑस्ट्रेलिया में वे कह रहे हैं, हमें और घरों की ज़रूरत है, और ज़्यादा घरों के लिए हमें और निर्माण श्रमिकों की ज़रूरत है। इसे देखिए, ये आदमी बहुत भयानक है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार में अगर किसी से मैं एंथनी एल्बनीजी से ज़्यादा नफरत करता हूँ तो वो यही आदमी है। जिम चाल्मर्स भी करीब है, लेकिन ये सबसे ऊपर है। ये आदमी सबसे नापसंद किया जाने वाला व्यक्ति है। ये बहुत हिकारत भरे अंदाज में बात करता है। ये बहुत आत्मसंतुष्ट है। ये आपको असल में इससे पहले कि मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, पहले ये वीडियो देखिए ताकि आप सच में समझ सके कि ये कौन है। मैं ये वीडियो तब तक चलाता रहूंगा जब तक हर ऑस्ट्रेलियाई ये नहीं समझ जाता कि ये व्यक्ति कौन है। इसे ध्यान से सुनिए। वो कहता है, समावेश जरूरी नहीं। आप इस्लामिस्ट या जिहादी है,
आपको पश्चिमी संस्कृति और बिकनी पहनने वाली महिलाओं से नफरत है। चिंता मत करें, आ जाइए, कोई समावेश जरूरी नहीं। वह सच में यही कह रहा है। इस जोकर को सुनिए। आव्रजन की अवधारणा ये है कि जब लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं। मैंने समावेश शब्द कभी नहीं अपनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोएं। एकीकरण शब्द का उपयोग बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है और वही असली बात है। हम चाहते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहें। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट की उस अवधारणा को नहीं माना जिसमें पहचान घुल जाती है। बेहद दयनीय, ये बिल्कुल ही दयनीय है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने भी ऐसा ही कहा है। सुनिए उनकी बात। मुझे आश्चर्य है कि ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासी कैसे अलग हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी हमारे जैसे देश में ऐसा इस्तेमाल होते नहीं देखा। वे सब एक जैसा चेहरा क्यों बनाते हैं? जो हमारी सरकार में, व्यापार में वरिष्ठ पदों पर हैं। आप जानते हैं, इस देश के कुछ बड़े व्यापारिक दिग्गज शरणार्थियों और प्रवासियों के रूप में यहाँ आए थे। क्या वे ऑस्ट्रेलियाई लोगों से अलग हैं? वही दिखावटी नैतिकता। तो उनके अनुसार आपको घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के बारे में जानने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे आ जाओ। हम आपको जैसे हैं वैसे पसंद करते हैं। टोनी बर्ग के मुताबिक इस आदमी को घुलने मिलने की जरूरत नहीं। इस्लामी संस्कृति, इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को काफिरों से नफरत करना सिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, और सैकड़ों मुस्लिम विद्वान खुद ये कहते हैं। मैंने वो वीडियो पहले भी कई बार चलाए हैं। तो ये आदमी बिल्कुल ठीक था। वो बस अपनी सांस्कृतिक परवरिश का पालन कर रहा था। एंथोनी अल्बानीज के मुताबिक वो और स्टीव अर्विन एक जैसे हैं। ये सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियाई स्टीव अर्विन है। वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको ये पहले ही दिखा चुका हूं। इसे देखिए, ये जिद देखिए। जबकि कई सर्वे दिखा चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोग चाहते हैं कि इमिग्रेशन की संख्या घटाई जाए, उसे 1 लाख या 1,10,000 तक लाया जाए, जैसा कि कोविड से पहले हुआ करता था। उन्हें पता है जनता खुश नहीं है, तो वो रास्ता क्यों नहीं बदलते? मैं बताता हूं कि वो रास्ता क्यों नहीं बदलते। क्योंकि मुझे लगा कीर स्टारमर अपनी रेटिंग सुधार सकते हैं और अपनी बात बदल सकते हैं। वो अवैध प्रवासियों पर सख्ती कर सकते हैं और कुछ को देश से निकालना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी। होम ऑफिस और शबाना महमूद ने बयान दिए थे, लेकिन आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उनके पास राजनीतिक जनादेश नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के बैक बेंचर्स भी उनका समर्थन नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, हम ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे। तो उनके पास हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमता ही नहीं है। वो मुद्दे जो नागरिक अशांति, चिंता, डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं। लोग खुश नहीं है। और इसे देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया में भी वही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भी तेज इंग्लैंड जैसा बन जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी कम है। हमारे पास सिर्फ 2 बड़े शहर हैं, मेलबर्न और सिडनी। बस इन्हें सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमें 4 लाख और प्रवासियों को लाना चाहिए ताकि हम घर बना सके। आप जानते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे लोगों को नहीं ला रहे होते तो हमें इतने सारे घर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसा है ये? क्या इस जोकर को सप्लाई और डिमांड के बारे में कुछ पता है? जैसा मैंने कहा, इनकी डोर कोई और खींच रहा है। इनका कोई एजेंडा है। इनके मालिक भी कोई और है। मुझे नहीं पता कि ये WEF है या कुछ और। मुझे वो नहीं पता। लेकिन जब आप इनके कामों को देखते हैं तो ये सब इतने तालमेल में क्यों लगते हैं? यही बिल्कुल वही है जो इन्होंने यूके और यूरोप के दूसरे हिस्सों में किया था, और ये लोग यहाँ भी वही कर रहे हैं। मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत समय से ये कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। नेट स्थायी लंबे समय के आगमन। 4,78,000 लोग देश में आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मार्च 26 तक पूरे साल में सिर्फ 1,75,000 नए घर बनाए गए। लेकिन मुझे बताया गया है कि अधिक सटीक नेट माइग्रेशन आंकड़ा, यानी जो आ रहे हैं बनाम जो जा रहे हैं, वो करीब 3 लाख के आसपास है। अच्छे उच्च वेतन वाले कुशल ऑस्ट्रेलियाई देश छोड़ रहे हैं। हम उनकी जगह कम कुशल लोगों को ला रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, उसकी संस्कृति
और मूल्यों को नहीं समझते। वे कुछ भी नहीं समझते। हम अच्छे टैक्स देने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जगह इन्हें लाते हैं। यूके में वे कहते हैं कि एनएचएस को बचाना है, यहाँ और घर बनाने की। ये मौलिक भी नहीं है। क्या हमारे यहाँ आ रही प्रवासियों की संख्या के लिए 1,75,000 नए घर पर्याप्त हैं? हमें आवास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते रहना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासन उसी के अनुसार हो सके जितना हम यहाँ कर सकते हैं। अगर प्रवासन गलत तरीके से संभाला जाए तो आवास की स्थिति और बिगड़ सकती है। तो उदाहरण के लिए आप जानते हैं, हमारे घर बनाने के लिए जिन विभिन्न कारीगरों पर हम निर्भर करते हैं उनमें से 1/4 से भी अधिक लोग विदेश में जन्मे हैं। हमारे 60% सामान्य चिकित्सक भी विदेशी मूल के हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया में जिन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं को लक्षित करें, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कहीं हम अनजाने में उन लोगों को आने से न रोक दें जिनकी हमें घर बनाने के लिए जरूरत है। इसीलिए वे अयोग्य है और बर्खास्त किए जाने चाहिए। मैं आंकड़ों को नहीं नकार रहा। हो सकता है हमारे 60% सामान्य चिकित्सक विदेशी मूल के हों। हमें सामान्य चिकित्सक चाहिए, यह सच है, और किसी के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। तो ये एक अच्छी मिसाल है, ठीक है, अच्छी मिसाल है। लेकिन निर्माण श्रमिकों की बात करें तो हमने अपने कारीगरी के क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। हम अपने ट्रेड उद्योग को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हमें किसी की ज़रूरत है तो उनकी फैमिली को क्यों बुलाएं? उन्हें नागरिकता पाने का रास्ता क्यों दें? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मैं मानता हूं कि कुशल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बाकी ट्रेड्स में कमी है, उनमें कमी है। लेकिन अगर हमें उनकी इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी ज़रूरत है तो फिर वे लोग क्यों नहीं आ रहे? बल्कि वे लोग आ रहे हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाकर आ रहे हैं। देखिए, सुनिए, पॉलिन हैंसन, उनके लक्षित कुशल वीज़ा कार्यक्रम की हकीकत को देखिए। आपकी आप्रवासन के लिए विस्तृत नीति क्या है? जाहिर है आप इसे कम करना चाहते हैं, लेकिन आप किन कार्यक्रमों को कम करना चाहते हैं? ठीक है, आपके वीजा और विदेशी छात्र भी देश में आ रहे हैं। देखिए कितने वीजा धारक यहाँ आ रहे हैं, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ता है। इमिग्रेशन 1,30,000 कर दीजिए। देखिए देश में किन लोगों को लाया जा रहा है। वे कुशल प्रवासी नहीं हैं। बकवास। हम ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो खुद को कुशल प्रवासी कहते हैं, लेकिन क्रिस, उनके पास योग्यताएं नहीं हैं। हम इन अकुशल लोगों से घिर गए हैं। हमारे यहाँ ये निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुसार नहीं। तो आप इस देश में विदेशी छात्रों की संख्या को और कम करेंगे। लेबर पार्टी ने इसे पहले ही कम करना शुरू कर दिया है। आप इस देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को और कम करेंगे और आप कुशल प्रवासियों के कार्यक्रम को भी घटाएंगे। कुशल प्रवासी क्रिश, हमारे यहाँ 1,90,000 स्थायी वीजा ऐसे आए हैं जैसे वे कुशल हो। सोचिए, क्या उनमें से सिर्फ 5,000 निर्माण उद्योग में कुशल थे? और फिर आप 20 पर वापस चले जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पिछले साल में संख्या कम हो जाए। 23। मुझे लगता है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करते हैं। जैसे अगर कोई एक कुशल व्यक्ति है जिसके साथ उसके 5 परिवार के सदस्य हैं, तो वो 5 वीजा हो जाते हैं। तो हाँ, हमें डॉक्टर, नर्स और निर्माण श्रमिक चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है? यही यूके में हुआ था। तो यूके आने वाली हर नर्स को वीजा मिलता। कुछ नर्सिंग का काम करना पड़ेगा क्योंकि गोरे लोग ये काम नहीं करना चाहते। वो 5-6 डिपेंडेंट्स के साथ आएगी। वो डिपेंडेंट्स, उसका पति शायद कैश इन हैंड कम कौशल वाला काम करेगा, उबर ईट्स के लिए डिलीवरी करेगा या कुछ ऐसा करेगा। और बच्चे, उन्हें उदार वेलफेयर पेमेंट्स मिलेंगी क्योंकि पश्चिमी देशों में उदार वेलफेयर पेमेंट्स मिलती है। ये पश्चिमी लोगों पर काम करता था क्योंकि गोरे 2 ही बच्चे करते थे। मैं अब वो नहीं कर रहा, जबकि ये लोग 3, 4, 5 बच्चों के साथ आते हैं। पैसे की बारिश हो रही है और फिर पति को काम करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं होती। यही यूके में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। सेंटर लिंक का बिल बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पहले से ही कई लोग सरकारी भत्तों पर पलने वाले मुफ्तखोर हैं। हमारे यहाँ पहले से ही सेंटर लिंक पर पलने वाले मुफ्तखोर हैं। अब हमारे पास पहले से ही कई लोग हैं जिनमें सेंटर लिंक पर पलने वाले गैर ऑस्ट्रेलियाई मुफ्तखोर भी शामिल है। वो धोखाधड़ी बहुत समय से चल रही है। अफगान लोग 6 या 7 बच्चे, ये सारे मध्य पूर्व के लोग 6-7 बच्चे, और ऑस्ट्रेलियाई लोग हाँ शायद 1 बच्चा, वो भी नहीं। और हाँ,
इसी तरह उन्होंने यूके को बर्बाद किया। यही तरीका है जिससे वे ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ उम्मीद है, क्योंकि पॉलिन हैंसन, जैसा कि मैंने कहा, ये आदमी अभी हाल तक बहुत लोकप्रिय था। मेरे हिसाब से वो अब भी काफ़ी लोकप्रिय है। कौन है ये 30% लोग जो एंथनी एल्बनीज़ी को देखना चाहते हैं? मेरी राय में वो सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। इतिहास में इन्हें ऑस्ट्रेलिया को तोड़ने वाले के रूप में याद किया जाएगा। और अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्होंने इसे बचाया। लोग इसे देखेंगे। दोस्तों, हम पश्चिमी सभ्यता के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में जी रहे हैं। हर 70 साल में कुछ बड़ा होता है और जाहिर है 2 बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं। एक गृह युद्ध भी हुआ था। अमेरिका में क्रांतिकारी युद्ध हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की चीजें हो रही थी। यहाँ युद्ध नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया दूर होने से सुरक्षित था। मैं एंग्लो अमेरिकन और कुछ यूरोपीय इतिहास की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ होना ही होता है, क्योंकि जब आप सिस्टम बनाते हैं तो वे सिस्टम काम करते हैं, लेकिन वे सिर्फ एक निश्चित समय तक ही चलते हैं, क्योंकि नौकरशाही आ जाती है। थोड़े बहुत सुधार, प्रक्रियाओं को तेज करना, ये सब शुरू हो जाता है। कुछ वैसा ही जैसा हमने इंग्लैंड में देखा था। मुझे समझ आता है कि अब नौकरशाह घाना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाओं को प्राथमिकता देकर सामाजिक आवास दे रहे हैं, और ये यहाँ भी होने वाला है। जबकि ब्रिटिश महिलाएं वर्षों तक आवास के लिए इंतजार कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ जटिल सरकारों और नौकरशाही के भीतर दबाव समूह होते हैं। वे दबाव समूह होते हैं, वे एनजीओ होते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, हमें ये चाहिए, इतना फंड चाहिए, तो वो फंड कहीं ना कहीं से आना ही है। वे ब्रिटिश महिलाओं के बजट का 20% काटकर उसे विदेशी संस्कृतियों से आई संवेदनशील महिलाओं को देते हैं। यही तरीका है। इन सभी प्रणालियों को सबसे अच्छी नीयत के साथ बनाया गया है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब ये टिकाऊ नहीं रह जाती। सेंटरलिंक बहुत अच्छा काम करता था। ऑस्ट्रेलिया में मेडिकेयर बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह चला, लेकिन अब यह काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने देश की सामाजिक संरचना को बदल रहे हैं। यहाँ आने वालों की मूल्य प्रणाली अलग है। एक श्वेत व्यक्ति सेंटरलिंक की मदद नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ। मैं इतने सारे ऑजी दोस्तों को जानता हूँ, क्योंकि पहले के समय में सेंटरलिंक भी थोड़ा ज्यादा उदार हुआ करता था। हमारे पास पहले जॉब कीपर भत्ता हुआ करता था और फिर उसे बदल दिया गया। अब आपको हमें दिखाना होगा कि आप सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। तो लोग रुक जाते थे और असल में बाहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करते थे। मुझे जेन जेड के बारे में नहीं पता, लेकिन जब अफगानिस्तान, घाना, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों से लोग आते हैं जहां सरकारें उन्हें कुछ नहीं देती, वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो वे ऑस्ट्रेलिया जैसे उदार वेलफेयर देश या स्वीडन या ब्रिटेन में आते हैं। वे सोचते हैं, सरकार, क्या मुझे हर बच्चे के लिए हर 2 हफ्ते में $600 मिलेंगे, क्योंकि मैं कम आय वाले परिवार से हूँ। ये कमाल है। उन्हें ये पसंद है। ये पूरी तरह से अलग सोच है। उन्हें ये बहुत पसंद आता है। जबकि एक श्वेत महिला बच्चों को जन्म देने के बाद भी वापस काम पर जाना चाहेगी। वो चाहेंगी, आप जानते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगी। मेरा मतलब यही है कि ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो सबसे अच्छी नीयत से बनाई गई है। ये व्यवस्थाएं बिखर जाती है, खासकर जब आप सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना बदलते हैं। वे पश्चिम के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं होगा, जबकि खेल के नियम बदले बिना हाँ, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर रहे हैं, कुछ खास संस्कृतियों के लोगों को ला रहे हैं और वे संस्कृतियां अलग हैं। अगर आप बहुत सारे हिंदू लाते हैं तो आपके पास कुछ और समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपके पास आतंकवादी समस्याएं नहीं होंगी। अगर आप मध्य पूर्व से बहुत सारे मुसलमानों को लाते हैं तो आतंकवाद की बहुत सारी समस्याएं होंगी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसमें कुछ भी नस्लवादी या पक्षपाती नहीं है। मैं पूर्व मुस्लिम हूं, तो बताने में हिचकिचाऊं क्यों? तो उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने ना तो उसे अपडेट किया और ना ही उसके परिणामों के बारे में सोचा। खैर, यही परिणाम है, इसलिए इसे स्वीकार मत कीजिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने ही लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हमें अपने कुशल कामगारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
श्रम बाजार को नष्ट मत कीजिए, निर्माण उद्योग को नष्ट मत कीजिए। और अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़े भी और वो पूरी तरह से टालना नामुमकिन हो, तो बहुत सख्त वीज़ा शर्तें होनी चाहिए। जैसे क्या? जैसे पॉलिन ने कहा, हमने 1,90,000 कुशल वीज़ा दिए, उनमें से सिर्फ 5,000 निर्माण श्रमिक थे, बाकी भगवान ही जाने वे क्या कर रहे हैं। वे टैक्सी चलाएंगे और ऊबर ईट्स की डिलीवरी करेंगे, यही वे करते हैं। तो ये किसके लिए अच्छा है? ये उनके लिए भी ठीक नहीं जो झूठे बहाने से यहाँ आते हैं। वे कल्याण योजनाओं पर निर्भर हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। ये पहले ही यूके में हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो गया है। यूके में एकमात्र फर्क यह है कि ब्रिटिश देशभक्त कहने का मतलब है फटने की कगार पर है, लेकिन यूके में हर एक दिन, माफ कीजिए, हर एक वीकेंड पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा लगभग महसूस होता है कि वहां दंगे होने वाले हैं। बेलफास्ट में दंगा हो चुका है, साउथहैम्पटन में एक छोटा सा दंगा हुआ था, और फिर जाहिर है आपको याद होगा 2 साल पहले साउथपोर्ट नरसंहार के बाद बड़े दंगे हुए थे। यही हम नागरिक अशांति से मतलब रखते हैं। 2 अवैध शरण मांगने वालों ने अजनबी लोगों को चाकू मार दिया, यही होने वाला है। और देखिए, हम पहले से ही कुछ हद तक इसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी युद्धग्रस्त अफ्रीका से कुछ लोगों को आयात किया था। देखिए, अब हमारे पास मशेटी वाली संस्कृति आ गई है। मैंने हाल ही में इसका जिक्र किया था। दोस्तों, हमारे यहाँ खिड़कियों में उन स्टील की छड़ों का कोई चलन नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। मैंने इंग्लैंड में ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पर छड़ें लगी होती हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई उपनगर में, यहाँ तक कि नोबल पार्क जैसे कुछ कठिन इलाकों में भी ऐसा कोई घर नहीं देखा है, या अब के बारे में मुझे नहीं पता, मैं वहाँ काफ़ी समय से नहीं गया हूँ। कमज़ोर खिड़कियाँ और दरवाजे इसलिए थे क्योंकि पहले कोई घर में घुसता नहीं था, लेकिन अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। क्यों? हमारे राजनेताओं ने सोचा ऑस्ट्रेलिया को विविधता से फ़ायदा होगा, सिर्फ विविधता के लिए। पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें 90 की ज़रूरत है। बिना शर्म के कहता हूँ, मुझे ब्राउन प्रिविलेज है। 90 से 95% ऑस्ट्रेलिया सफ़ेद होना चाहिए। अगर वह जनसांख्यिकी बदलने लगती है, अगर वह 90% से नीचे गिरने लगती है, तो हमें इसे आंतरिक रूप से संभालना होगा, कुछ वैसे ही जैसे जापान इसे संभाल रहा था। हालांकि जापान अब विपरीत दिशा में जा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वे इससे निपट लेंगे। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि वे गोरे हैं, लेकिन वे तर्क को हल्का कर देते हैं और इसे नस्लवादी बताते हैं। नहीं, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोरे ऑस्ट्रेलियाई उस सभ्यता के प्राकृतिक संरक्षक है जिसने ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया, जो दुनिया के सबसे सफल, समृद्ध, रहने योग्य और सुंदर देशों में से एक है। आओ, हम इससे छुप नहीं सकते। वे लोग कौन हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना खास बना दिया कि दुनिया भर के लोग यहाँ आने की विनती करते हैं? फिर वे यहाँ आकर कहते हैं, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम उपनिवेशवादी हो, देश को उपनिवेश बनाया, ये आदिवासी भूमि है। तुम ऑस्ट्रेलिया के उस दौर में नहीं गए जब वहाँ की आदिवासी समुदाय शासन कर रही थी और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम ऑस्ट्रेलिया इसलिए आए क्योंकि यहाँ का बुनियादी ढांचा मजबूत और देश समृद्ध है। इस देश को इन लोगों ने बनाया है, इसलिए हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बना रहे, ऑस्ट्रेलिया उन लोगों के मूल्यों की वजह से सफ़ेद बना रहे, बस इतना ही। इसे स्वीकार मत करो दोस्तों। एंथनी एल्बनीज़ी और टोनी बर्क और ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया बर्बाद मत करने दो। ये लोग यहाँ हैं। 2028 के बाद किसी को भी इनके नाम याद नहीं रहेंगे सिवाय एंथनी एल्बनीज़ी के नाम के, जो मुझे पूरा यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे खराब प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा।